नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध, अध्याय 6, अहम की अकड़न, भाग 2। धरणसेन भी 12वें दिन उस काठपट्ट के सहारे तैरता हुआ स्वर्णद्वीप में पहुंच गया। किनारे पर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक सज्जन उसे अपने घर ले गया। 2-3 दिन के उपचार के पश्चात वह स्वस्थ हुआ। एक मकान किराए पर लेकर रहने लगा और एक छोटी सी दुकान में व्यापार करने लगा। 1 महीने में काफ़ी धन अर्जित कर लिया। एक बार घूमने कहीं निकला। वहाँ की स्वर्ण वर्ण यानी कि सोने के रंग वाली रेत पर उसका ध्यान गया। वह रेत मकान बनाने और घर के आगे बिछाने के काम आती थी। धरणसेन को लगा कि इस रेत में सोना होना चाहिए। वह कुछ रेत घर ले आया। उसे तपाया तो उसे प्रतीत हुआ कि इसमें स्वर्ण की पर्याप्त मात्रा है। उसने सोचा, मैंने जो धन जलपोत के डूबने से खो दिया था उसकी पूर्ति इस रेत से हो सकेगी। वह सोना निकालने की विधि जानता था, क्योंकि एक द्वीप पर उसने कुछ एक लोगों को वैसा करते हुए देखा था। घर के पिछवाड़े भट्टी बनाकर रेत से सोना बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सोने की ईंटें ढलने लगी और प्रत्येक ईंट पर धरण नाम अंकित होता गया। 3 महीनों में सैकड़ों ईंटें बन गई। अपना नाम गुप्त रखने के लिए उसने 2 ईंटों को जोड़कर अपना कार्य पूरा कर लिया। अब धरणसेन अपने देश माकंदी जाने का विचार करने लगा और भारत जाने वाले जलपोत की डोर में किनारे आया था। उसी दिन सुवदन और लक्ष्मी ने आनंद के लिए पर्यटन का विचार कर, पर्यटन यानी कि देश भ्रमण, ट्रैवलिंग का विचार कर एक जलपोत खरीदा और भारत की ओर प्रस्थान करने वाले थे। बहुत से भारत जाने वाले यात्रियों के साथ धरणसेन ने भी अपनी स्वर्ण पेटिकाएं ली और सुवदन के जलपोत में चढ़ गया और एक छोटे से कक्ष में अपनी पेटियों के साथ स्वयं को व्यवस्थित कर लिया। फिर जलपोत की छत पर गया तो सामने से आ रही एक नौका को देखकर वह चौंका। वहां लक्ष्मी अपने प्रियतम सुवदन की प्रतीक्षा कर रही थी। लक्ष्मी और धरणसेन ने एक दूसरे को देखा। देखते ही लक्ष्मी चौंकी। अरे, यह पापी जीवित है अभी? इतने में ही धरणसेन लक्ष्मी के निकट पहुंचा। अपने मनोभावों को छिपाती हुई लक्ष्मी फिर से अभिनव पूर्वक बोली, ओह, आपके वियोग में मैंने कितनी व्यथा और दुख भोगा है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको ढूंढने में कहाँ कहाँ घूमी हूँ। भाग्य योग से मुझे इस वाहन में आश्रय मिल गया और पुण्य बल से आप भी यहीं मिल गए। उसी समय सुवदन वाहन पर चढ़ने आया। उसे देखते ही लक्ष्मी बोली, सेठ जी, इस ओर आए, ये है मेरे स्वामी, और आपने मुझे आश्रय दिया और आज मुझे अपना धन मिल गया। लक्ष्मी के नयन सजल हो गए। सुवदन सब कुछ समझ गया। वह बोला, मित्र, आज भगवान ने मेरे पर कृपा की। इस बहन की जिम्मेदारी का बोझ उतर गया। आपको खोजने के लिए इस बहन ने क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। धरणसेन ने सुवदन का आभार व्यक्त किया। लक्ष्मी धरणसेन खंड में आए। दोनों ने अपने स्वर्णद्वीप को लेकर वहां तक पहुंचने तक का सारा वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया और एक बार फिर लक्ष्मी ने धनदेव की सलामती के लिए कुल देवी की मनौती का छलावा किया और सुवदन के खंड में चली आई। सुवदन तत्काल उठ खड़ा हुआ, अपने द्वार बंद किया और कहा, लक्ष्मी, अपने पति के पास नहीं गई? मैं वहीं से आ रही हूँ। मैंने देवता का बहाना बनाकर पति पत्नी को दूर रहने की बात उनके गले उतार दी। आपके बिना मैं पल भर भी नहीं रह सकती और धरणसेन मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी आनंद भरी मस्ती के बीच यह कैसा व्यवधान आ गया। यह व्यवधान भी मिट ही जाएगा और हमको बहुत बड़ा लाभ होगा, लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझा नहीं। धरणसेन अपने साथ स्वर्ण की ईंट भरकर 20 पेटियां लाया है। लगभग 500 ईंटें होंगी। पुष्कल स्वर्ण, इनफ गोल्ड। वह स्वर्ण अब तुम्हारा हो जाएगा। कैसे? कल मैं उसे भोजन में मादक द्रव्य दे दूंगी। भोजन करने के पश्चात 4 प्रहर में वह बेहोश हो जाएगा। फिर मध्य रात्रि में हम उसे पकड़कर समुद्र में फेंक देंगे। अगले दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा सोचा था। कामांध व्यक्ति का
अधःपतन किस सीमा तक हो सकता है। संस्कारी माता पिता की कन्या, धर्मनिष्ठ परिवार की कुलवधू, उत्तम पति की पत्नी, परंतु अनंत भवों से पुष्ट होता हुआ वैर का विष शांत नहीं हुआ, सत्य का भान नहीं होता। चौथे दिन जलयान भारत के किनारे आ पहुंचा। वह देवपुर नगर के बंदरगाह पर रुका, क्योंकि बाहर से आने वाले प्रत्येक जलपोत को प्रारंभ में वहां आना अनिवार्य था। वहीं से जलपोत अन्य बंदरगाहों पर जा सकता था। जलपोत ने लंगर डाला। सुवदन और लक्ष्मी किनारे पर आने के लिए एक नौका में बैठे। किनारे पर आते ही सुवदन और लक्ष्मी आश्चर्य से अवाक बन गए। उन्होंने भीड़ में धरणसेन को देखा। वे विस्मित होते हुए आंखें फाड़ कर देखने लगे। धरणसेन की दृष्टि भी इन दोनों पर स्थिर हो गई। सुवदन प्रसन्नतापूर्वक धरणसेन का हाथ पकड़कर बोला, हमारी चिंता का कोई अंत नहीं था। हमने सारा जलपोत छान डाला, परंतु आपका कहीं अता पता नहीं चला। आज मेरी चिंता शांत हुई। लक्ष्मी देवी तो विगत 3 दिनों से भूखी है। वह न कुछ खाती है और न ही पीती है। समूचा दिन चिंता में ही बिताती है। मैंने इसको बहुत धैर्य बंधाया, आश्वासन दिया, परंतु यह घटना कैसे घटित हुई? धरण सिंह पत्नी की ओर प्रसन्न दृष्टि से देखकर बोला, मित्र, मैं तो गाढ़ निद्रा में, डीप स्लीप में सोया हुआ था। कल्पना भी नहीं हो सकती कि मैं समुद्र में कैसे गिरा। संभव है मैं नींद में ही चल पड़ा हूँ और समुद्र में गिर गया। मैं मृत्यु के मुख में गिर चुका था। मैं डूबने ही वाला था कि एक विद्याधर, जिसकी मैंने विद्या प्राप्ति में सहायता की थी, वह मार्ग आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने मुझे डूबते देखा। वह तत्काल नीचे उतरा और मुझे बचाया। अंत में उसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। सुवदन ने लक्ष्मी की ओर देखा। बहन, तुम पुण्यशाली हो। तुम अपने पति के साथ बातें करो। मैं अभी अपने कार्य से निवृत्त होकर आता हूँ। यह कहकर सुवदन धरणसेन को नमस्कार कर राज्याधिकारियों के पास चला गया। मध्याह्न का सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। लक्ष्मी ने स्वामी के समक्ष अभिनय करते हुए कहा, प्राणेश, मैंने पूर्व भव में ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिससे बार बार आपका वियोग सहना पड़ता है। मैं तो आत्महत्या करना चाहती थी, परंतु सुवदन भाई ने मुझे बचा लिया। पवित्र हृदय वाला धरणसेन पत्नी की शब्द सुनकर भावपूर्ण स्वर में बोला, प्रिय, तुम तो मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने अनेक कष्ट सहे। मेरे भाग्य से तुम मुझे मिल ही जाती हो। आप यहाँ कहाँ ठहरे हैं? टोपाशय नाम के सेठ के यहाँ उतरा हूँ। जिस विद्याधर ने मुझे बचाया था, उसने मुझे अनेक बहुमूल्य रत्न भेंट किए थे। एक एक रत्न लाखों की कीमत का है। धरणसेन ने कहा। अधिकारियों से जलपोत ले जाने की आज्ञा प्राप्त कर सुवदन आ गया और उसने धरणसेन को भोजन का आमंत्रण दिया। धरणसेन ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और सही समय पर धरणसेन वहां पर लक्ष्मी के साथ सुवदन के यहाँ आए। वह स्थल अत्यंत एकांत था। सूर्यास्त से पूर्व ही लक्ष्मी 3 थाल परोसकर लाई। लक्ष्मी के इशारे से संबंध सुवदन एक कलश में केसर, अनेक द्रव्यों से तैयार की हुई मदिरा ले आया। इस मदिरा का गुण वह था कि जो मनुष्य इसके 8-10 बूंद का सेवन करता तो वह बाजीकरण के गुणों को प्राप्त करता, परंतु एकाध सुक्ति जितनी मदिरा किसी को पिला दी जाती तो वह कुछ ही क्षणों में बेसुध हो जाता, और इस मदिरा को दूध के साथ पिलाया जाता तो अत्यंत स्वादिष्ट और सुगंधमयी हो जाती। सुवदन ने धरणसेन को इसे दूध के साथ पिलाया। कुछ ही क्षणों में धरणसेन मूर्छित हो गया। वह अत्यंत निर्बल हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सुवदन के सेवक वहां आ गए। लक्ष्मी ने सुवदन से पहले पतले रज्जू का टुकड़ा मांगा। सुवदन ने पहले से ही वह रज्जू का टुकड़ा अपनी कमर में बांध रखा था। रज्जू के टुकड़े को मूर्छित धरणसेन के गले में डालकर लक्ष्मी ने गांठ लगाई। धरणसेन में शक्ति न होने के कारण वह उसका प्रतिकार नहीं कर सका, परंतु उसकी दृष्टि शक्ति यथावत थी। उसने देखा और देखकर वह स्तंभित रह गया। उसे बड़ा आघात लगा। उसने सोचा, वाह री नारी पत्नी। लक्ष्मी ने सुवदन से कहा, अब पूर्ण शांति हुई। लक्ष्मी, तुम बहुत चतुर हो। मैं भाग्यवान हूँ कि तुम जैसी सुंदरी को सहचारी बना सका। सुवदन ने कहा। वह लक्ष्मी के रूप यौवन का गुलाम बन चुका था।
दोनों जलयान में बैठ गए। लक्ष्मी अपने कक्ष में गई। उसका चित्त अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने अपने ही हाथों अपने अप्रिय पति को मौत के घाट उतार दिया था। उसने सोचा, भयंकर विष मैंने उसको दिया, वह भी असर नहीं कर सका। 2 बार सागर में फेंका, फिर भी वह जीवित नहीं रह सका। परंतु आज मैंने अपने जीवन भर के शत्रु का अंत कर दिया है। वह अब कभी नहीं उठ सकेगा। उसका अंत है और मेरी प्रसन्नता है, मेरे जीवन की बहार। सुगदन भी प्रसन्न था। उसने जलयान के मुख्य संचालक को बुलाकर कहा, हमें अभी यहाँ से प्रयाण करना है। और रात्रि के तीसरे प्रहर के अंत में वह जलयान लंका की ओर गतिमान हुआ। टोपा शाह चिंतातुर थे। धरणसेन अभी तक क्यों नहीं आया? वह प्रश्न उनके मन को व्यथित कर रहा था। अंत में उन्होंने प्रातःकाल 4 सेवकों को बंदरगाह पर धरणसेन की खोज करने भेजा। आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जिनेंद्र। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.